अस्सलाम वालेकुम बाबा। कैसे हैं आप सब? मैं आपके सामने हाजिर हूँ दूसरे लेक्चर के साथ। और जो आज का लेक्चर हम डिस्कस करने वाले हैं मेरे बच्चे, बड़ा मज़ेदार है, बड़ा इम्पोर्टेंट है। टॉपिक है हमारे पास मोशन इन टू डायमेंशन। मोशन इन टू डायमेंशन क्या है? अच्छा, इससे पहले मैं लेक्चर स्टार्ट करूँ, छोटी सी अनाउंसमेंट कर देता हूँ। 2-3 दिन का गैप आ जाएगा मेरे लेक्चर्स में, क्योंकि मैं आउट ऑफ सिटी जा रहा हूँ किसी काम से। ठीक है मेरे बच्चे? तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं प्रोजेक्टाइल मोशन का पूरा लेक्चर रिकॉर्ड कर लूँ। लेकिन खैर देखते हैं कि कहाँ तक जो है ना वो हमारी एनर्जी जाती है लेक्चर को कंप्लीट करने में। चलें, लेट्स स्टार्ट अवर डिस्कशन नाउ ऑन मोशन इन टू डायमेंशन। मेरे बच्चे, जो हमने प्रीवियस क्लास में चीजें पढ़ी थी वो हमने क्या पढ़ी थी, मैं रिमाइंड करवा देता हूँ। हमने ये चीज पढ़ी थी कि कार इज मूविंग ऑन स्ट्रेट रोड। एक बंदा एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, एक बॉल किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पर जा रहा है, किसी ऑब्जेक्ट को हमने ऊपर से नीचे फेंका, किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की तरफ फेंका। ये सारे के सारे कहलवाते हैं मोशन इन वन डायमेंशन। अब सपोज करें कि एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है जिस पर हमने किसी बॉल को धक्का दे दिया है ऐसे, तो जो है ना वो जो मोशन होगा वो किस एक्सिस में कहलवाएगा? एक्स एक्सिस में। जैसे आपका दोस्त आपके सामने खड़ा है और आपने उसको ऐसे धक्का दे दिया और वो आगे की तरफ चलता गया, तो ये मोशन अलोंग एक्स एक्सिस कहलवाता है। फिर कहा गया कि अगर किसी बॉल को ऊपर से नीचे की तरफ फेंका जाए तो इसको हम वाई एक्सिस कहते हैं, और ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो मोशन होते हैं इनको हम क्या कहते हैं मेरे बच्चे? मोशन इन वन डायमेंशन, जो हम ज्यादातर बहस कर चुके हैं अपने लेक्चर सीरीज के अंदर। आज कुछ अलग सिनेरियो है। आज सिनेरियो कुछ ऐसा है कि ऑब्जेक्ट को ऐसे फोर्स लगाना है, ऐसे वेलोसिटी देनी है कि ऑब्जेक्ट आगे भी जाए और ऊपर भी जाए। ऑब्जेक्ट आगे भी जाए और ऑब्जेक्ट ऊपर भी जाए, तो इस किस्म को हम कहते हैं मेरे बच्चे मोशन इन टू डायमेंशन, जिसमें कितने एक्सिस हो गए? 2 एक्सिस हो गए। एक ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ भी गया मतलब वाई एक्सिस, दूसरा ऑब्जेक्ट सीधा भी गया मतलब एक्स एक्सिस। तो अब इन दो इंडिविजुअल मोशंस को कंबाइन करके हम टू डायमेंशनल मोशन का नाम देते हैं। कैसे टू डायमेंशनल मोशन? सपोज करें कि यहाँ पर एक बॉल है, इस बॉल को हमने कोई ना कोई इनिशियल वेलोसिटी दी गई है किसी एक एंगल पर, तो बॉल ने इस तरीके के साथ ये मोशन कवर किया। बॉल आगे की तरफ गया, इसने रेंज कवर की आर, और बॉल ऊपर की तरफ भी गया, इसने हाइट कवर की एच। तो इस किस्म के मोशन को हम क्या कहते हैं मेरे बच्चे? प्रोजेक्टाइल मोशन। तो एक पॉइंट क्लियर हो गई कि प्रोजेक्टाइल मोशन कितने डायमेंशंस का मोशन है मेरे बच्चे? 2 डायमेंशंस का। कौन से डायमेंशंस? एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। 2 डायमेंशनल मोशन में हमें एक और एग्जांपल भी समझना होगा, और वो कौन सा एग्जांपल है मेरे बच्चे? सर्कुलर मोशन। याद रखिएगा, जब कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करे तो वो भी किसका एग्जांपल होता है? 2 डायमेंशनल मोशन का। तो पॉइंट मैंने लिख दिया है कि बोथ आर द एग्जांपल्स ऑफ 2 डायमेंशनल मोशन। आपसे पूछा जाए कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज 2 डायमेंशनल मोशन? ऑप्शन ए प्रोजेक्टाइल मोशन, ऑप्शन बी सर्कुलर मोशन, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी नन। तो आपने बोथ के थ्रू जाना है कि प्रोजेक्टाइल मोशन भी मोशन इन 2 डायमेंशन है और सर्कुलर मोशन भी मोशन इन 2 डायमेंशन है मेरे बच्चे। तो चले, अब हम सर्कुलर मोशन पर तो नहीं आते, हमारा टॉपिक प्रोजेक्टाइल मोशन था। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है? अभी मैंने बता दिया कि प्रोजेक्टाइल मोशन 2 डायमेंशनल मोशन है। किसी भी ऑब्जेक्ट को लॉन्च करेंगे किसी एंगल पर तो वो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ ही गिरेगा, क्योंकि ग्रेविटी उस पर फोर्स एक्सपीरियंस करेगी। तो मैंने डेफिनेशन लिख दी कि इट इज 2 डायमेंशनल मोशन अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। इसमें 2 डायमेंशन होते हैं मेरे बच्चे, और ये मोशन ग्रेविटी के अंडर होता है। 2 डायमेंशनल मोशन में नेसेसरी कंडीशन ये है कि वो मोशन ग्रेविटी के अंदर होना चाहिए, मतलब ग्रेविटी उस पर फोर्स लगाए, ग्रेविटी एक्सपीरियंस हो, ये नेसेसरी कंडीशन है यहाँ पर। उसके बाद कहता है कि जो ऑब्जेक्ट्स प्रोजेक्टाइल मोशन कवर करते हैं उन ऑब्जेक्ट को कलेक्टिवली हमने कौन सा नाम दे दिया? प्रोजेक्टाइल। अब हम ये नहीं कहेंगे कि एक बॉल को हमने फेंका, हमने किसी ऑब्जेक्ट को फेंका, उसकी जगह पर हम प्रोजेक्टाइल वर्ड यूज करेंगे। तो प्रोजेक्टाइल उस ऑब्जेक्ट का नाम होता है जो प्रोजेक्टाइल मोशन कवर करे मेरे बच्चे। आगे कहता है कि प्रोजेक्टाइल जो पाथ फॉलो करता है उस पाथ को हम क्या कहते हैं? पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री उस पाथ का नाम होता है, लेकिन उस पाथ की जो शेप होती है वो शेप कहलाती है पैराबोलिक। तो कलेक्टिवली हमने इसको क्या नाम दे दिया? पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री। अब वो पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री 2 किस्म की होती है मेरे बच्चे।
एक ये होती है कि ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ से लॉन्च किया और ऑब्जेक्ट ने यहाँ पर लैंड किया, तो लॉन्चिंग और लैंडिंग पॉइंट दोनों सेम सरफेस पर आ गई। लॉन्चिंग और लैंडिंग पॉइंट दोनों एक ही सरफेस पर आ जाए तो इस किस्म की ट्रेजेक्ट्री को क्या कहते हैं? ऑब्लिक ट्रेजेक्ट्री। लेकिन अगर मैं किसी इमारत पर खड़ा हूं, वहां से किसी बॉल को फेंका तो बॉल ने कुछ ऐसा मोशन कवर किया, मेरे बच्चे ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन है, लेकिन इसमें लॉन्चिंग और लैंडिंग पॉइंट सेम सरफेस पर नहीं है, तो इस किस्म की ट्रेजेक्ट्री को हम क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल ट्रेजेक्ट्री। ग्राउंड पर बॉल पड़ा हो और हमने बॉल को किक किया एक सर्टेन एंगल पर, तो बदले में बॉल ने ट्रेजेक्ट्री कवर की कुछ ऐसे, मतलब ग्राउंड से निकला और ग्राउंड पर जाके गिरा, तो इस किस्म की ट्रेजेक्ट्री को हम क्या कहते हैं? ऑब्लिक ट्रेजेक्ट्री। मैं इमारत पर खड़ा हो गया और वहां से किसी बॉल को मैंने फेंका, तो अब ये ट्रेजेक्ट्री क्या कहलाएगी? हॉरिजॉन्टल। क्यों? क्योंकि मैंने फेंका इमारत से और वो गिरा कहां पर? ग्राउंड पर। तो लॉन्चिंग और लैंडिंग पॉइंट अगर सेम सरफेस पर नहीं है तो उस किस्म की ट्रेजेक्ट्री को हम क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल ट्रेजेक्ट्री। हम जब भी प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे तो ऑब्लिक ट्रेजेक्ट्री कुछ अलग कंडीशंस बताएगा, हॉरिजॉन्टल ट्रेजेक्ट्री कुछ अलग कंडीशंस बताएगा। वो अलग कंडीशंस क्या होंगी, चलें देखते हैं हम मजीद कंटिन्यूएशन के अंदर। जी मेरे बच्चे, चलें, हमने पहले बोर्ड पर इंट्रोडक्शन पढ़ लिया कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, मैंने आपको आइडिया दे दिया, कुछ एग्जांपल आपने याद रखने हैं। कोई मिसाल के तौर पर अगर फुटबॉल को किक करते हैं, अगर हम सिक्स लगाना चाहते हैं अपने बैट से बॉल को, तो वो भी प्रोजेक्टाइल मोशन है। उसके बाद जो हम वॉलीबॉल खेलते हैं वो भी प्रोजेक्टाइल मोशन है। और हम जो रिकेट्स खेलते हैं मेरे बच्चे, स्पेशली गर्ल्स जो रिकेट्स खेलती हैं, वो भी कौन सा मोशन है? प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, उसके बाद हम कुछ और एक असम्पशंस के ऊपर आते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन, जब भी हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे हमने ये असम्पशंस लाजमी यूज करनी है। असम्पशंस क्या कहता है मेरे बच्चे? असम्पशंस कहता है कि प्रोजेक्टाइल मस्ट बी लॉन्च्ड एट सर्टेन एंगल। मतलब जब भी हम प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करें, जब भी प्रोजेक्टाइल को फेंकें, तो वो हॉरिजॉन्टली ना जाए बल्कि किसी एंगल के साथ उसको फेंके मेरे बच्चे। तो जब भी हम प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करेंगे तो उसकी कोई ना कोई एक लॉन्चिंग एंगल होगी। कैसे लॉन्चिंग एंगल होगी? मिसाल के तौर पर ये दो एक्सिस हैं, यहाँ पर एक बॉल खड़ा है, तो इस बॉल को हमने ऐसे फोर्स लगाना है, ऐसे वेलोसिटी देनी है कि क्या करे? किसी एंगल के ऊपर लॉन्च हो जाए। वो एंगल क्या बन रही है? थीटा बन रही है फ्रॉम एक्स एक्सिस या हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो प्रोजेक्टाइल मस्ट बी लॉन्च्ड एट सर्टेन एंगल। प्रोजेक्टाइल को सर्टेन एंगल पर लॉन्च किया जाएगा, और प्रोजेक्टाइल खुद तो खुद नहीं जाएगा, तो उसको क्या देनी पड़ेगी मेरे बच्चे? इनिशियल वेलोसिटी। इस प्रोजेक्टाइल को कोई ना कोई इनिशियल वेलोसिटी होगी, जिसको किसके साथ मैंने जाहिर किया? v नॉट के साथ। v नॉट इज द initial velocity that is given to projectile which is going to be launched at certain angle। जो किसी एंगल पर हमने लॉन्च किया एक कुछ इनिशियल वेलोसिटी देकर। आगे क्या कहता है? आगे कहता है कि इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस मस्ट बी निग्लेक्टेड। मेरे बच्चे, जब भी हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे हमें इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस को निग्लेक्ट करना पड़ेगा। अब कैसे इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस निग्लेक्ट करना पड़ेगा? देखिए, अभी मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक बंदा खड़ा है, ठीक है, मिसाल के तौर पर यहाँ पर रोनाल्डो है ना, और रोनाल्डो फुटबॉल खेलता है ना, तभी बात कर रहा हूँ। तो रोनाल्डो ने क्या किया? रोनाल्डो ने बॉल को किक किया, ठीक है मेरे बच्चे, और वो चाह रहा है कि बॉल यहाँ पर जाके गिरे, क्योंकि यहाँ पर है गोल। इसका मतलब ये है कि रोनाल्डो का एम ये है कि वो बॉल को यहाँ से हिट करे और बॉल यहाँ पर जाके लैंड करे, क्योंकि यहाँ पर जब वो लैंड करेगा तो उसको क्या हो जाएगा? गोल हो जाएगा, और जाहिर सी बात है उसको कुछ पॉइंट्स मिलेंगी। तो अब रोनाल्डो क्या करेगा? रोनाल्डो कहेगा कि अब बात ये है कि भाई जब मैं बॉल को हिट कर रहा हूं तो ये रही वो एयर जो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, मतलब बॉल भी इसी डायरेक्शन की तरफ जा रहा है और एयर भी इसी डायरेक्शन की तरफ जा रही है। तो बदले में बॉल को लॉन्च करना था इस पॉइंट के ऊपर, लेकिन बॉल ने एक्स्ट्रा ट्रेजेक्ट्री कवर की और बॉल यहां पर हिट करके गया। बॉल ने एक्स्ट्रा ट्रेजेक्ट्री क्यों कवर की? क्योंकि जो हवा है उसने बॉल के हॉरिजॉन्टल मोशन को सपोर्ट किया। ठीक है मेरे बच्चे, बॉल इसकी तरफ जा रहा है और हवा भी इसी डायरेक्शन में है, तो उसको सपोर्ट मिल गई, और जब उसको सपोर्ट मिल गई तो उसने जो गोल था उस पॉइंट को मिस कर दिया। और हम ये चीज नहीं चाहते। हम क्या, रोनाल्डो ये नहीं चाहता कि भाई वो किक करे और गोल मिस हो जाए, तो ऐसा तो हमने नहीं करना ना। तो ऑब्वियसली रोनाल्डो ये चीज नहीं चाहेगा। अब सीन कुछ और हुआ रोनाल्डो के साथ। वो ये हुआ कि उसने बॉल को इस डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी दी
और एयर जो है मेरे बच्चे उसने इस डायरेक्शन में क्या रेजिस्टेंस लगाई, ये एयर है जो यहां से इस तरफ आ रही है। तो अब बॉल की ट्रेजेक्टरी इस तरफ है और हवा की रुकावट ऐसे लग रही है, तो बदले में बॉल को यहां पर हिट करना था, लेकिन बॉल अपने गोल से पहले ही हिट कर गया। अब बॉल अपने पहले गोल से क्यों हिट कर गया? क्योंकि एयर रेजिस्टेंस मुखालिफत कर रही है, बदले में ये भी इफेक्ट कर रहा है बॉल के हॉरिजॉन्टल मोशन को, मतलब एक्स एक्सिस के मोशन को। तो मेरे बच्चे हम ये चीज नहीं चाहते, हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि रोनाल्डो जब बॉल को हिट करे तो वो कहां पर जाके हिट करे? वो गोल पर जाके लगे। तो इस वजह से हमने क्या करना पड़ेगा? इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट करना पड़ेगा। अब याद रखिएगा, जब इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस निगलेक्ट होगी तो बदले में जो हॉरिजॉन्टल मोशन है, प्रोजेक्टाइल का जो हॉरिजॉन्टल मोशन है वो क्या रहेगा? वो कांस्टेंट रहेगा। हॉरिजॉन्टल मोशन का मतलब है एक्स एक्सिस। तो जो वेलोसिटी हमने इनिशियल दी थी उसका जो एक्स कंपोनेंट होगा वो क्या रहेगा? वो कांस्टेंट रहेगा। मेरे बच्चे जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो एक्सेलरेशन क्या होती है? जीरो। लेकिन ये भी कौन सी एक्सेलरेशन है? अलोंग एक्स एक्सिस। तो याद रखिएगा कि पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस कांस्टेंट रहती है, तो एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस जीरो होती है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट कर रहे हैं और हमारे पास हॉरिजॉन्टल मोशन क्या रहा है मेरे बच्चे? कांस्टेंट रह रहा है। उसके बाद दूसरी असम्पशन कहता है कि रोटेशन ऑफ अर्थ होज नो एनी इफेक्ट। बड़ी अजीब सी बात है, हम जमीन पर रह के तजुर्बा करेंगे और हम कह रहे हैं कि जमीन की रोटेशन का कोई फर्क ना पड़े। अच्छा, अब ये क्या सीन है तो मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। मिसाल के तौर पर मेरे बच्चे, हमारा यहाँ पर जो है ना वो झगड़ा चल रहा है। किस कंट्री के साथ झगड़ा चल रहा है? ये पाकिस्तान है और ये अफगानिस्तान है। तो हमारा अफगानिस्तान के साथ झगड़ा चल रहा है। हम क्या चाह रहे हैं? हम ये चाह रहे हैं कि भाई हम कुछ मिसाइल को लॉन्च करें और वो मिसाइल कहां पर जाके हिट करे? अफगानिस्तान को हिट करे। ठीक है मेरे बच्चे, एग्जांपल दे रहा हूं, है ना, एग्जांपल दे रहा हूं सिर्फ। तो हम क्या करेंगे? हम पाकिस्तान में रहकर यहां से एक मिसाइल लॉन्च करेंगे और वो शेल या मिसाइल हम क्या चाहेंगे? कहां पर जाके हिट करे? अफगानिस्तान पर हिट करे। अब सीन कुछ ऐसा होगा मेरे बच्चे कि जब हमने प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया कुछ इंफॉर्मेशन देने के लिए, तो जो हमने प्रोजेक्टाइल के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट सिलेक्ट किया, हमने प्रोजेक्टाइल के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट सिलेक्ट किया, वो टाइम ऑफ फ्लाइट मिसाल के तौर पर कितना किया हमने? 20 आवर्स, मतलब 20 घंटे जो प्रोजेक्टाइल है, जो शेल है, वो एयर में रहेगा। कितने घंटे? 20 घंटे। तो अब होगा कुछ यूं कि जब हमने प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया वो मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा तो 10 घंटे लगेंगे, और उसके बाद जब वो लैंड करेगा अफगानिस्तान की सरजमीन पर तो अगेन कितने घंटे लगेंगे? 10 घंटे। टोटल मिला के ऐड करें तो 20 घंटे लग जाएंगे। ठीक है मेरे बच्चे, अब सीन कुछ ऐसे होगा कि 20 घंटे तो प्रोजेक्टाइल को एयर में लगे। अब साथों साथ क्या हुआ? साथों साथ ये चीज हो गई कि जमीन भी तो रिवॉल्व कर रही है ना। जब जमीन रिवॉल्व कर गई तो हमने ये सीन देखी कि भाई जहां पर अफगानिस्तान था वहां पर पाकिस्तान हो गया और अफगानिस्तान आगे की तरफ चला गया। अब ये सीन देख लें, मतलब हमने पाकिस्तान से मिसाइल को लॉन्च किया, वो 10 घंटे एयर में रहा और अब वो जाकर कहां पर गिरेगा? वो पाकिस्तान में ही गिरेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जो है ना वो खुद के ऊपर ही मिसाइल बरसा रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं करना। अब इस सीन में क्या है? इस सीन में कहता है कि आपने लॉन्ग ट्रेजेक्टरीज नहीं लेनी, आपने शॉर्ट ट्रेजेक्टरीज लेनी है। क्योंकि अगर हम लॉन्ग ट्रेजेक्टरी ले रहे हैं तो इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस बढ़ रहा है और वो हमारी जो गोल वाली पॉइंट है, जैसे मैंने पीछे फुटबॉल के केस में बताया, उस चीज को मिस करके जा रही है। तो रोटेशन ऑफ अर्थ इज नो इन इफेक्ट का जो है ना वो इशू ये है कि अगर जमीन की रोटेशन असर कर गई तो जो चीज हम चाह रहे हैं वो चीज नहीं हो रही। मतलब जहां पर हम प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करना चाह रहे हैं प्रोजेक्टाइल वहां पर नहीं लॉन्च कर रहा, प्रोजेक्टाइल किसी दूसरी जगह पर करना है, तो ऐसे हमने नहीं करना। तो तभी हम कहते हैं कि भाई हम अगर प्रोजेक्टाइल को स्मॉल एंगल पर लॉन्च करेंगे, प्रोजेक्टाइल को स्मॉल एंगल पर लॉन्च करेंगे, तो याद रखिएगा स्मॉल एंगल पर लॉन्च करने से जो ट्रेजेक्टरी होगी वो कौन सी होगी? शॉर्ट ट्रेजेक्टरी। प्रोजेक्टाइल को लॉन्ग एंगल से या लार्ज एंगल से लॉन्च करने में जो ट्रेजेक्टरी होगी वो क्या होगी मेरे बच्चे? वो लार्ज ट्रेजेक्टरी होगी। मतलब प्रोजेक्टाइल ज्यादा टाइम एयर में रहेगा क्योंकि हमने ज्यादा एंगल बढ़ा दी उसकी, और अगर हम कम एंगल करेंगे तो वो शॉर्ट ट्रेजेक्टरी डिस्कस करता है। जब भी हम मोशन इन 2 डायमेंशन में प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे तो उसमें हमारे लिए नेसेसरी है कि भाई ये अजम्पशंस हम लाजमी यूज करें।
एक ये कि इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करना होगा, इसकी वजह से हॉरिजॉन्टल मोशन कांस्टेंट रहता है। दूसरा क्या है मेरे बच्चे, दूसरा ये अजम्पशन है कि रोटेशन ऑफ अर्थ इज नो इन इफेक्ट, जमीन की रोटेशन का कोई भी फर्क ना पड़े। इसमें याद रखिएगा कि एमसीक्यूज कि अगर एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर रहे हैं तो प्रोजेक्टाइल का हॉरिजॉन्टल मोशन कांस्टेंट रह रहा है, फॉर दैट रीजन वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस क्या है मेरे बच्चे, जीरो है। तो ये आइडिया रहा उन अजम्पशंस का। चले नोट करें तो हम मजीद आगे की तरफ जाना चाहें। जी मेरे बच्चे, चलें हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं जहां से हमने छोड़ा। अजम्पशंस के बाद अब हम बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन की तरफ आते हैं, जिस कैलकुलेशन में हम और मजीद प्रोजेक्टाइल मोशन में डीप और डीप जाते जाएंगे। ठीक है मेरे बच्चे, ये ऐसे ही है जैसे आप अपने ड्रीम्स में डीप जाते हैं। चले अब ज्यादा डीप नहीं जाना, वापस प्रोजेक्टाइल मोशन पर आना है मेरे बच्चे। बात ये है कि हमने क्या किया, हमने प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया किसी इनिशियल वेलोसिटी के साथ। ये वो प्रोजेक्टाइल है जिसको हमने कोई ना कोई इनिशियल वेलोसिटी दी, v नॉट, आप देख सकते हैं। इसके यहाँ पर दो कंपोनेंट्स हुए क्योंकि दो एक्सेस हैं, एक कंपोनेंट हुआ v नॉट x और दूसरा कंपोनेंट क्या हुआ मेरे बच्चे, v नॉट y। पीछे मैंने थ्योरी में पढ़ाया कि ड्यूरिंग होल प्रोजेक्टाइल मोशन, पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस नेग्लेक्टेड है, फॉर दैट रीजन v नॉट x क्या रहेगा, कांस्टेंट। मेरे बच्चे जब वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस क्या हो जाएगी, जीरो। याद रखिएगा कि जो क्वांटिटी पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में जीरो होती है वो कौन सी होती है, एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस, और जो क्वांटिटी पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में कांस्टेंट रहती है वो क्या है, वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस। प्रोजेक्टाइल को हमने जैसे ऊपर फेंका तो हम ये देख रहे हैं कि वेलोसिटी जो v नॉट y है उसके अगर आप एरो को देखते जाएंगे तो वो एरो छोटे होते जा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अपवर्ड ट्रेजेक्टरी में, इसका मतलब क्या हुआ मेरे बच्चे कि ड्यूरिंग अपवर्ड ट्रेजेक्टरी, मतलब जब हमने प्रोजेक्टाइल को ऊपर की तरफ फेंका ड्यूरिंग अपवर्ड ट्रेजेक्टरी, जो v नॉट y की वैल्यू है वो क्या होती जा रही है मेरे बच्चे, डिक्रीज। फॉर दैट रीजन एक्सेलरेशन पैदा होगी y एक्सिस में और वो उसकी वैल्यू क्या होगी मेरे बच्चे, माइनस जी। अब माइनस जी क्यों, क्योंकि वेलोसिटी जिस प्रोजेक्टाइल को हमने जिस इनिशियल वेलोसिटी से फेंका वो ऊपर की तरफ था और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसकी तरफ है, डाउनवर्ड। तो मतलब यहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है मतलब स्मॉल जी, यहाँ पर भी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगी स्मॉल जी, यहाँ पर भी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगी स्मॉल जी। ठीक है मेरे बच्चे, तो ए वाई की वैल्यू हमने क्या की, माइनस जी, और वी नॉट वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज। अब वो जैसे जैसे डिक्रीज होती गई तो हम हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच गए। हाईएस्ट पॉइंट वो पॉइंट है जिससे हम प्रोजेक्टाइल को ऊपर की तरफ ना लेके जाएं। अगर ऊपर की तरफ नहीं लेके जाएंगे तो वी नॉट वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। इस हाईएस्ट पॉइंट वाली को हम क्या कहते हैं मेरे बच्चे, समिट पॉइंट। वो पॉइंट जहां से प्रोजेक्टाइल ऊपर की तरफ ना जाए उसको समिट पॉइंट कहा जाता है। और याद रखिएगा कि एक समिट पॉइंट वी नॉट बाय जीरो हो जाता है और जो टोटल वेलोसिटी है उसका एक ही कंपोनेंट होगा, वो वी नॉट एक्स होगा। अब अपवर्ड ट्रेजेक्टरी में इनिशियल वेलोसिटी के दो कंपोनेंट थे, वी नॉट एक्स और वी नॉट वाई। तो वी नॉट वाई कम होता गया कम होता गया कम होता गया और जैसे ही हम हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच गए मतलब समिट पॉइंट पर, वहां पर वी नॉट वाई हो गया जीरो। तो बचा एक ही कंपोनेंट, तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर जो वेलोसिटी है मेरे बच्चे वो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मिनिमम। क्योंकि भाई जब हमने ऊपर की तरफ फेंका था तब तो दो कंपोनेंट थे ना, अब जब हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच गया तो एक कंपोनेंट बचा। तो फॉर दैट रीजन हम क्या कहेंगे कि भाई वेलोसिटी मिनिमम हो गई। यहाँ पर प्रोजेक्टाइल में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पैदा हो गई जिसको हम जी कहेंगे। अब यहाँ पर एंगल बता देता हूँ, एंगल बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी एंड जी देखने, ये वाली एंगल, एंगल बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी एंड जी देखने, एंगल बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी और जी देखने। तो अगर हम एंगल डिसाइड करें किसके बीच में, बिटवीन वी नॉट एंड जी, तो इनके दरमियान में अगर एंगल देखें तो वो क्या होगी मेरे बच्चे, इज ग्रेटर देन 90। अगर एंगल ग्रेटर देन 90 हो तो उस एंगल को क्या कहा जाता है, उस एंगल को कहा जाता है ऑब्ट्यूज एंगल। क्या कहा जाता है उसको, ऑब्ट्यूज एंगल, क्योंकि जी ऐसे पैदा हो रही है और ये इनिशियल वेलोसिटी बाय इनिशियल वेलोसिटी है, ये देख लें। तो इस लाइन को अगर हम ऑब्जर्व करें मेरे बच्चे तो ये जो बीच में एंगल बन रही है ग्रेटर देन 90 है, तो तभी मैंने कहा कि भाई ये ऑब्ट्यूज एंगल है ग्रेटर देन 90। जैसे ही मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंच गए, मैक्सिमम हाईएस्ट पॉइंट पर, तो वी नॉट किसके बराबर हो गया, वी नॉट एक्स, उसका डायरेक्शन ये है मेरे बच्चे, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डाउनवर्ड कितनी एंगल बनाएगा, 90।
इसका मतलब है कि एट समिट पॉइंट पर क्या होगा, एट समिट पॉइंट एंगल बिटवीन, किसके दरमियान में मेरे बच्चे, एंगल बिटवीन वी नॉट एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। सर वी नॉट तो वी नॉट एक्स है, तो सही है मेरे बच्चे, क्योंकि वी नॉट बाय तो जीरो हो गया ना, तो वी नॉट एक्स में बचा, तो वी नॉट और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के दरमियान में 90 या पाई बाय 2 रेडियंस बनती है, और जब 90 एंगल बनती है तो उसको हम क्या कहते हैं मेरे बच्चे, उसको राइट एंगल कहा जाता है। और राइट एंगल कितने मर्तबा बनती है, एट वंस। पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्सेलरेशन वेलोसिटी से परपेंडिकुलर सिर्फ एक टाइम होती है, और वो कहां पर होती है, समिट पॉइंट पर। अब जैसे ही प्रोजेक्टाइल नीचे की तरफ आएगा, जैसे ही प्रोजेक्टाइल नीचे की तरफ आएगा, मतलब कौन सी ट्रेजेक्टरी मेरे बच्चे, डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी। अब डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी में जो वी नॉट वाई की वैल्यू कम हो गई थी वो बढ़ती जाएगी, तो इसका मतलब क्या है कि जो वी नॉट वाई है मेरे बच्चे वो क्या होता जाएगा, इंक्रीज। इसमें जो एक्सेलरेशन वाई एक्सिस में वो अगेन क्या बनेगी, माइनस जी। सर वो माइनस जी क्यों बनेगी, तो देख रहे हैं जो हमने प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया था वो इनिशियल वेलोसिटी ऐसे थी ऊपर की तरफ जी, फिर भी तो डाउनवर्ड है ना, तो जब इनिशियल वेलोसिटी के अपोजिट जाएगी कोई पॉइंट जी तो उसको हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे, तब फॉर दैट रीजन ए बाय माइनस जी के बराबर है मेरे बच्चे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप है एंगल। अब ये अगर हम एंगल देख रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड बनेगी, ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डाउनवर्ड, इस एंगल की मैं बात कर रहा हूं, ये वाली जो नीचे वाली एंगल बन रही है थीटा, ये एंगल क्या है मेरे बच्चे, एंगल बिटवीन, जिसको हमने थीटा कहा, किसके बीच में, बिटवीन वी नॉट एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, वो क्या है मेरे बच्चे, वो है लेस देन 90, वो 90 से छोटी है, और अगर 90 से छोटी होती है तो उस एंगल को हम क्या कहते हैं, उस एंगल को हम कहते हैं अक्यूट एंगल। तो ये रहा आइडिया उन एंगल्स के बीच में, कितने मर्तबा अक्यूट एंगल हो सकती है, जितने मर्तबा बनना चाहे, लेकिन 90 कितनी बना सकती है, जस्ट वन टाइम, और कौन सी पॉइंट होती है, समिट पॉइंट। तो कंक्लूजन ये निकला कि जब प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करेंगे तो वी नॉट एक्स क्या रहेगा मेरे बच्चे, वी नॉट एक्स कांस्टेंट रहेगा, एमसीक्यू याद रखिएगा, वी नॉट एक्स कांस्टेंट रहेगा, ए एक्स की वैल्यू क्या होगी, जीरो, ए वाई की वैल्यू क्या होगी, माइनस जी, वी नॉट वाई में वेरिएशन आएगी, अपवर्ड ट्रेजेक्टरी में वी नॉट वाई कम होगा, हाईएस्ट पॉइंट पर वी नॉट वाई जीरो हो जाएगा, डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी में वी नॉट वाई बढ़ता जाएगा। फॉर दैट रीजन इसमें नेट एक्सेलरेशन पैदा होगी, और वो नेट एक्सेलरेशन प्लस जी के। अच्छा ये प्लस जी कैसे होगा, देखें, ए एक्स और ए वाई की एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, ए एक्स है जीरो तो जीरो कर देंगे, ए वाई माइनस जी है तो माइनस जी का स्क्वायर, जीरो का स्क्वायर जीरो खत्म हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, ये प्लस का जी स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर रेडिकल खत्म, तो आंसर क्या आएगा, प्लस जी। तो अगर एमसीक्यू में पूछा जाए कि प्रोजेक्टाइल में नेट एक्सेलरेशन क्या पैदा होती है, आप कहेंगे पॉजिटिव जी। किसकी वजह से पैदा होती है, वेट की वजह से पैदा होती है, ठीक है। उसका डायरेक्शन क्या होता है, उसका डायरेक्शन डाउनवर्ड होता है, लेकिन अगर एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस पूछी जाए तो वो किसके बराबर होगी, वो बराबर होगी माइनस जी के। और अगर एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस मतलब पूछी जाए तो वो क्या हो जाएगी, वो जीरो हो जाएगी। प्लस जी क्यों हो रही है, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है, ए वाई की अगर माइनस जी से स्क्वायर कर देंगे तो वो प्लस का जी स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर रेडिकल खत्म, तो पॉजिटिव जी वुड बी इट्स आंसर। तो पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है, ये कंडीशन स्पेसिफिक होती है। अगर आपसे एमसीक्यू पूछा जाए कि वेलोसिटी कहां पर मैक्सिमम होती है, तो प्रोजेक्टाइल को जैसे लॉन्च करते हैं और प्रोजेक्टाइल जैसे लैंड करता है, तो ये दो पॉइंट्स है जहां पर वेलोसिटी ज्यादा से ज्यादा हो सकती है, एट द पॉइंट ऑफ लॉन्चिंग, एट द पॉइंट ऑफ लैंडिंग। और कम से कम कहां होती है मेरे बच्चे, कम से कम होती है समिट पॉइंट पर। एक्सेलरेशन कम से कम कहां होती है, आप कहेंगे नहीं सर कम नहीं होती, कांस्टेंट होती है, किसके बराबर है, पॉजिटिव जी। लेकिन अगर यही क्वेश्चन एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस किया जाए तब आप कहेंगे माइनस जी। तो होप सो कि आपको ये आइडिया समझ में आ गया होगा, नोट कर लें तो हम मजीद कैलकुलेशन की तरफ जाएं। जी मेरे बच्चे, सामने मैंने हेडिंग दे दी है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल, हम स्टेप वाइज उसके पैरामीटर्स की तरफ जाते जाएंगे। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल कैसे होता है कि जब हम किसी भी प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करेंगे वी नॉट वेलोसिटी के साथ, इनिशियल वेलोसिटी के साथ, तो उसके दो कंपोनेंट्स होंगे मेरे बच्चे, एक कंपोनेंट होगा उसका एक्स कंपोनेंट, दूसरा कौन सा कंपोनेंट होगा, वाई कंपोनेंट। अगर मुझे उस इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट चाहिए तो फार्मूला क्या होगा, वी नॉट कॉस थीटा अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। ओके, कैसे यूज करेंगे, आपको वेक्टर वाला चैप्टर मैंने पढ़ाया था कि जो कंपोनेंट किसी भी वेक्टर का अलोंग एक्स एक्सिस होता है तो वहां पर हम कौन सी एंगल यूज करते हैं मेरे बच्चे, वहां पर हम कॉस थीटा यूज करते हैं। तो यहाँ पर भी यही आइडिया है कि जो वी नॉट एक्स है वो किसके बराबर है मेरे बच्चे, वी नॉट कॉस थीटा के, याद रखिएगा। अब मैंने आपको पीछे बताया बोर्ड पर कि वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस कभी भी चेंज नहीं होती,
तो वही फाइनल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस वही सेम है जो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस दी है। फार्मूला क्या था, v नॉट cos थीटा। तो जो v f x है वो भी किसके बराबर हो जाएगा, v नॉट cos थीटा। तो चाहे फाइनल वेलोसिटी हो अलोंग एक्स एक्सिस, चाहे इनिशियल वेलोसिटी हो अलोंग एक्स एक्सिस, उसमें कोई भी वेरिएशन नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल मोशन प्रोजेक्टाइल का क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। उसके बाद हम आएंगे v नॉट y के वेक्टर पर। v नॉट y किसके बराबर है मेरे बच्चे, v नॉट sin थीटा, क्योंकि y कंपोनेंट में sin की एंगल लगती है। फॉर फाइनल वेलोसिटी यूज इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी, vf इज इक्वल टू vi प्लस at, कंपोनेंट प्लेस करेंगे। जो vf है उसको हम क्या लिखेंगे मेरे बच्चे, vfy, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी हमें y एक्सिस में चाहिए, तो मैंने इसको vfy कर दिया। vi को मैं लिखूंगा v नॉट y प्लस a को लिखूंगा ay और t को लिखूंगा t से। अब वैल्यूज प्लेस करें मेरे बच्चे, वैल्यूज कौन सी, v नॉट y किसके बराबर है, v नॉट sin थीटा। तो v नॉट y की जगह पर मैंने v नॉट sin थीटा लिखा। फिर ay है और ay किसके बराबर होती है, पीछे क्या बताया था, माइनस g, ये प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो फाइनल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस या अलोंग y कंपोनेंट इज v नॉट sin थीटा माइनस g इंटू t। हम कैलकुलेशन में जब भी फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे तो उस फाइनल वेलोसिटी की हमें तीन पॉसिबल वैल्यूज मिल सकती हैं। कौन सी तीन पॉसिबल वैल्यूज, हमें VFY का आंसर पॉजिटिव आ सकता है, VFY का आंसर 0 आ सकता है या नेगेटिव आ सकता है। याद रखिएगा कि जब पॉजिटिव आंसर आए इसका मतलब है कि प्रोजेक्टाइल क्या कर रहा है, असेंडिंग, मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है, अपवर्ड ट्रेजेक्टरी। जब 0 हो जाए इसका मतलब है कि प्रोजेक्टाइल कहां पर है मेरे बच्चे, समिट पॉइंट पर। और अगर नेगेटिव आए इसका मतलब है कि कौन सी ट्रेजेक्टरी है, डिसेंडिंग यानी कि डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी। तो प्रोजेक्टाइल किस लोकेशन पर है वो हमें कहां से डिसाइड होता है, वो डिसाइड होता है फाइनल वेलोसिटी अलोंग y कंपोनेंट या अलोंग y एक्सिस। y एक्सिस में जो फाइनल वेलोसिटी होती है वो डिसाइड करती है कि प्रोजेक्टाइल किस जगह पर है, आइदर अपवर्ड ट्रेजेक्टरी में है, असेंडिंग में है, आइदर समिट पॉइंट पर है या डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी में है। इस बेसिस पर एक क्वेश्चन लिखा पड़ा है, कहता है कि अ प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड एट 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मतलब एक्स एक्सिस से 30 डिग्री की एंगल बन रही है, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है मेरे बच्चे, 40। बताएंगे प्रोजेक्टाइल कहां पर है आफ्टर 3 सेकंड। तो इसका मतलब है कि हमें VFY कैलकुलेट करना है, वो बराबर है v नॉट sin थीटा माइनस gt। v नॉट इनिशियल वेलोसिटी है जो 40 दी हुई है, उसके बाद साइन में एंगल प्लेस करेंगे 30, माइनस g की वैल्यू 10 ले लेते हैं और टाइम है हमारे पास 3। ये रहा 40 sin 30 बराबर है 1/2 माइनस 10 इंटू 3 क्या हो जाएगा 30। 2 का पारा 40 पर 20 मरतबा जाएगा, तो 20 माइनस 30 क्या जवाब आया, माइनस 10 मीटर पर सेकंड। यानी कि अगर वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस नेगेटिव आ चुकी है तो मेरे बच्चे प्रोजेक्टाइल कहां पर है, डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी। और डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी का क्या मतलब है कि प्रोजेक्टाइल इज डिसेंडिंग, प्रोजेक्टाइल नीचे की तरफ आ रहा है। तो लेट्स यहां से डिसाइड हो गया कि भाई अगर नेगेटिव हो जाए तो डिसेंडिंग, अगर 0 हो जाए तो समिट, और अगर पॉजिटिव हो जाए तो असेंडिंग। कैलकुलेशन कैसे की जाती है, सामने के न्यूमेरिकल लिखा पड़ा है। उसके बाद मेरे बच्चे अगर हमें प्रोजेक्टाइल की टोटल वेलोसिटी चाहिए तो टोटल वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, बिल्कुल सिंपल आइडिया है। टोटल वेलोसिटी में दो कंपोनेंट थे, एक था x कंपोनेंट, दूसरा था y। तो अंडर इंटीग्रल ऑफ f(x) स्क्वायर प्लस vfy स्क्वायर, ये फार्मूला रहा टोटल वेलोसिटी कैलकुलेट करने का। प्रोजेक्टाइल की टोटल वेलोसिटी इस फार्मूला से कैलकुलेट होती है। ठीक है मेरे बच्चे, जब प्रोजेक्टाइल ऊपर की तरफ लॉन्च हुआ या प्रोजेक्टाइल नीचे की तरफ आया, क्योंकि डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी थी, तो उसने अगेन एक्स एक्सिस से एंगल बनाई थी थीटा। और अगर मैं फॉर डायरेक्शन या फॉर एंगल कैलकुलेट करूं तो एंगल के लिए फार्मूला यूज करेंगे, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स VFY ओवर VFX। ये वही है जहां पर हमने वेक्टर को रिजॉल्व किया था कंपोनेंट्स में, या वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में हमने ऐड किया था। तो हमने एक उनका रिजल्टेंट निकाला था अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। तो यहाँ पर भी ये अंडर इंटीग्रल VFX स्क्वायर प्लस VFY स्क्वायर। और एंगल के लिए मैंने फार्मूला में tan थीटा की आइडेंटिटी यूज करवाई थी, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स VFY डिवाइडेड बाय Vx। So for the determination of angle ये फार्मूला है, for the determination of total velocity ये फार्मूला है। तो इस बोर्ड पर या इस छोटी सी क्लिप पर हमने बहस किया किस चीज के ऊपर मेरे बच्चे, कि प्रोजेक्टाइल की टोटल वेलोसिटी कैसे होती है। नोट करें तो हम मजीद कैलकुलेशन में जाएं। जी मेरे बच्चे, हम मजीद कैलकुलेशन की तरफ जाएंगे। मोशन इन 2 डायमेंशन में मैं इसको मिटा देता हूं अभी। ठीक है, हमने पढ़ा अभी इंस्टेंट, अच्छा मैंने पहले लास्ट बोर्ड में हमने पढ़ा वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल, तो अभी हम पढ़ रहे हैं इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस एंड x एक्सिस।
वाई एक्सिस में इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट क्या है और एक्स एक्सिस में इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट क्या है। अच्छा, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि डिस्प्लेसमेंट एट एनी इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब किसी भी टाइम पर अगर हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए वो अलोंग वाई एक्सिस हो या एक्स एक्सिस हो तो वर्ड यूज करें इंस्टेंटेनियस मेरे बच्चे। अब अगर हमें इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस चाहिए तो फार्मूला हमें बताया गया कि प्रोजेक्टाइल को आप ऊपर फेंके, ग्राउंड से यहां तक इसने हाइट कितनी कवर की, ये इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है। ग्राउंड से यहां तक कितनी हाइट कवर की, ये भी इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है, मतलब हाइट की। तो उसको कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है मेरे बच्चे, फार्मूला ये है h इज इक्वल टू वी नॉट बाई टी। वी नॉट बाई का मतलब इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, t माइनस 1/2 gt स्क्वायर। वी नॉट बाई किसके बराबर है मेरे बच्चे, वी नॉट साइन थीटा, ये t सेम रहा, माइनस 1/2 gt स्क्वायर। तो ये दो फार्मूला है, हकीकतन एक फार्मूला है वी नॉट बाई और दूसरे फार्मूला में तो हमने वी नॉट बाई की जो है ना वो टर्म प्लेस किया कि वी नॉट बाई किसके बराबर है, वी नॉट साइन थीटा टी माइनस 1/2 gt स्क्वायर। इसके बेसिस पर मैंने क्वेश्चन किया है कि एक प्रोजेक्टाइल है जिसको लॉन्च किया 30 डिग्री एंगल के साथ, 40 मीटर पर सेकंड उसकी इनिशियल वेलोसिटी है, कैलकुलेट करें उसकी हाइट आफ्टर 3 सेकंड्स। मेरे बच्चे h कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है, वी नॉट साइन थीटा टी माइनस 1/2 gt स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी 40 है, साइन 30 टाइम है 3 माइनस 1/2 g की वैल्यू 10 रख के 3 का स्क्वायर कर देंगे। वैल्यू समझ में आई, वी नॉट 40 साइन 30 रखा टाइम 3 है, माइनस 1/2 g की वैल्यू 10 है और t का 3 मैंने स्क्वायर कर दिया। मेरे बच्चे ये 40 साइन 30 किसके बराबर है, 1/2 इंटू 3 माइनस, अब 2 का पारा 10 पर पढ़ ले यानी कि 5 मरतबा, ये 5 और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। अब 2 का पारा 40 पर पढ़ दें तो 20 मरतबा, 20 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो 60 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 9 तो ये हो जाएगा 45। अब 60 में से 45 जाए तो 15 मीटर बचा, मतलब प्रोजेक्टाइल 3 सेकंड्स के बाद ग्राउंड से 15 मीटर ऊपर होगा, वो हाइट थी। अब हमें डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है अलोंग वाई एक्सिस। वाई एक्सिस का मतलब है कि प्रोजेक्टाइल कितना दूर गया, हाउ फार। तो इस केस में हम कैलकुलेट करेंगे जब x की वैल्यू मेरे बच्चे, तो वो फार्मूला होगा x इज इक्वल टू वी नॉट एक्स इंटू टी। वी नॉट एक्स किसके बराबर है, वी नॉट कॉस थीटा इंटू टी। क्वेश्चन मैंने लिखा पड़ा है, अ प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड एट 60 डिग्री विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 40, कैलकुलेट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड आफ्टर 2 सेकंड्स। मेरे बच्चे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मतलब x व्हिच इज इक्वल टू वी नॉट cos थीटा इनटू t। वी नॉट है 40, उसके बाद cos की वैल्यू 60 मल्टीप्लाई बाय टाइम है 2, 40 into cos 60 किसके बराबर है मेरे बच्चे, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 गेट कैंसिल, तो 40 मीटर की वो रेंज या 40 मीटर का वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा। तो अभी हमने इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट किए, अलोंग वाई एक्सिस क्या होगा फार्मूला लिखा पड़ा है, अलोंग एक्स एक्सिस क्या होगा फार्मूला लिखा पड़ा है, नोट कर लें। तो हम मजीद कुछ कैलकुलेशन की तरफ जाना चाहेंगे। जी मेरे बच्चे, हम मजीद कैलकुलेशन की तरफ जाएंगे। हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन में एक पैरामीटर होता है जिसको हम कहते हैं टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, मतलब वो वक्त जो प्रोजेक्टाइल को लगे ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने का। मैक्सिमम हाइट क्या है, मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द ग्राउंड। ग्राउंड से ऊपर हम कितना गए हैं इसको हम कहते हैं मैक्सिमम हाइट। तो वो टाइम क्या होता है मेरे बच्चे, ये कहता है कि प्रोजेक्टाइल को आप यहां से फेंकें, प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट पर पहुंचे तो ये स्मॉल टी है, उसका फार्मूला क्या है, t इज इक्वल टू वी नॉट बाई अपान जी, या वी नॉट किसके बराबर है, वी नॉट साइन थीटा अपान जी। वी नॉट बाई बराबर है वी नॉट साइन थीटा ओवर जी। मेरे बच्चे प्रोजेक्टाइल को जब लॉन्च किया जाता है तो हमें टाइम ऑफ फ्लाइट भी पता होना चाहिए। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, टाइम ड्यूरिंग विच प्रोजेक्टाइल रिमेन्स इन एयर, वो वक्त जिसमें प्रोजेक्टाइल किसमें रहे, हवा में रहे। अब प्रोजेक्टाइल हवा में रहने का क्या मतलब है कि प्रोजेक्टाइल ऊपर भी जाए और प्रोजेक्टाइल नीचे की तरफ भी आए। तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है कि भाई टाइम ऑफ लॉन्चिंग और टाइम ऑफ अराइवल कैलकुलेट करें। जब कैलकुलेशन की तो हमने कैलकुलेशन ये निकाली कि टाइम ऑफ लॉन्चिंग इज इक्वल टू टाइम ऑफ अराइवल। प्रोजेक्टाइल को अगर 5 मिनट ऊपर जाने में लग रहे हैं तो 5 मिनट नीचे आने में, 5 सेकंड ऊपर लेने में तो 5 सेकंड नीचे में। अब अगर टोटल टाइम काउंट किया जाए तो उनको ऐड किया जाएगा। तो तभी मैंने कहा कि भाई जो कैपिटल टी है मतलब टाइम ऑफ लाइट है, वो टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट का डबल है, मतलब 2t, t प्लस टी बिकम्स 2t। तो ये मैंने 2 सेम लिखा और t की जगह पर लिखा वी नॉट वाई अपान जी, या वी नॉट वाई की जगह पर लिखा वी नॉट साइन थीटा ओवर जी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट या वो वक्त जिसमें प्रोजेक्टाइल एयर में रहे उसको काउंट करने का फार्मूला क्या है मेरे बच्चे, 2v नॉट साइन थीटा अपान जी। ऊपर एक क्वेश्चन लिखा पड़ा है, सॉल्व करते हैं। कहता है कि प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड एट 30 डिग्री
विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट टाइम ऑफ लाइट। प्रोजेक्टाइल को कितना वक्त लगा एयर में रहने के लिए, तो वो होगा टी इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा ओवर जी। टू रहा सेम मेरे बच्चे, वी नॉट इनिशियल वेलोसिटी 40 है, उसके बाद एंगल प्लेस करेंगे जो दी हुई है sin 30 डिवाइडेड बाय जी की वैल्यू 10 है, 0 0 खत्म कर दे मेरे बच्चे, 2 into 4 sin 30 बराबर है 1/2, दो दो गेट कैंसिल, तो क्या जवाब आया 4 सेकेंड्स। ये 4 सेकेंड है जो प्रोजेक्टाइल एयर में रहेगा। अब अगर 4 सेकेंड प्रोजेक्टाइल एयर में रहेगा तो ऊपर जाने में कितना टाइम लगेगा, इसका हाफ। तो यानी कि अगर मुझे टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट चाहिए तो d/2 करेंगे, मतलब 4/2 तो 2 सेकेंड्स। मेरे बच्चे प्रोजेक्टाइल जब मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा 2 सेकेंड्स लगेंगे, और मैक्सिमम हाइट से नीचे आने में भी कितने लगेंगे, 2 सेकेंड्स लगेंगे, तभी जाके टोटल टाइम कितना मिल रहा है, 4 सेकेंड्स मिल रहा है। याद रखिएगा, टाइम ऑफ लॉन्चिंग इज इक्वल टू टाइम ऑफ अराइवल। नोट कर लें, मजीद कैलकुलेशन की तरफ जाए। जी मेरे बच्चे, नेक्स्ट कहता है मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल को जब ऊपर फेंका जाएगा तो ग्राउंड से वो वर्टिकल कितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है। वर्टिकल का मतलब है वाई एक्सिस। तो कंक्लूजन कहता है कि मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस इज कॉल्ड मैक्सिमम हाइट। जो प्रोजेक्टाइल ने मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कवर किया है कहां से, ग्राउंड से, उसको हम क्या कहते हैं मेरे बच्चे, मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल को जब हमने थ्रो किया तो ग्राउंड से लेकर ये समिट पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है ये एच मैक्सिमम कहलाएगा। और फार्मूला क्या है एच मैक्सिमम कैलकुलेट करने का, वी नॉट वाई स्क्वायर ओवर 2g। वी नॉट वाई को तोड़ेंगे तो वी नॉट साइन थीटा हो जाएगा, वी नॉट वाई स्क्वायर हो तो वी नॉट का भी स्क्वायर हो जाएगा और साइन का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। एक मैंने दो एमसीक्यूज लिख दिए आपको आइडिया देने के लिए, समझाने के लिए। एक एमसीक्यूज कहता है कि एट व्हाट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन की कितनी एंगल होनी चाहिए, हाइट विल बी मैक्सिमम। अच्छा, इनको सॉल्व करने का लॉजिक ये है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज हुई है इक्वेशन में उसको आप 1 के बराबर कर दें मैक्सिमम वैल्यू के लिए। तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कौन सी है मेरे बच्चे, साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको हम किसके बराबर कर देंगे, 1 के। स्क्वायर खत्म करने के लिए हम क्या देते हैं, अंडर रूट बोथ साइड्स, तो इसका स्क्वायर और रूट खत्म हो गया, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1 के। अगर थीटा चाहिए तो साइन को उस साइड लेके जाए मेरे बच्चे, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1, और साइन इनवर्स 1 कितना होता है 90 डिग्री या π/2 रेडियंस। तो मेरे बच्चे अगर प्रोजेक्टाइल को 90 डिग्री या π/2 रेडियंस पर फेंका जाएगा तो वो अपनी हाइट क्या कवर करेगा, मैक्सिमम कवर करेगा, मतलब सबसे ज्यादा। अब 90 डिग्री पर प्रोजेक्टाइल को फेंका कैसे जाता है, मतलब आपने रुककर ऐसे प्रोजेक्टाइल को फेंकना है, ठीक है, आपने रुककर ऐसे फ्री फॉल वाली कंडीशन पर फेंकना है। अब सवाल ये है कि सर ये प्रोजेक्टाइल आगे तो नहीं गया ना, इसने रेंज तो कवर नहीं की, तो ऐसे समझ लें कि ये एक टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन है जिसको वर्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन कहा जाता है। तो जब भी प्रोजेक्टाइल को 90 डिग्री पर लॉन्च करेंगे तो वो प्रोजेक्टाइल जो मोशन कवर करता है वो कुछ ऐसे होता है, और ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है मेरे बच्चे वर्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन। वर्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन। उसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट देखें कि फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंगल हाइट विल बी मैक्सिमम। यहां से कौन सी एंगल है जिसमें हाइट जो है ना वो ज्यादा होगी, मैक्सिमम होगी, मतलब मोर होगी। तो मेरे बच्चे ये एंगल्स हैं 30, 60, 70, 45। लॉजिक ये है कि द एंगल व्हिच इज क्लोजर टू 90, द एंगल व्हिच इज क्लोजर टू 90 गॉट द मोर हाइट। वो एंगल जो 90 के क्लोज है, और 90 के क्लोज कौन सी है, 70। तो लॉजिक याद रखिएगा कि अगर 90 ना दे और अगर आपको ये पूछे कि नीचे दी हुई एंगल में से कौन सी एंगल है जिसमें हमें हाइट ज्यादा से ज्यादा मिलेगी मेरे बच्चे, तो उस एंगल को डिसाइड करना है जो एंगल 90 के क्लोज हो। तो अगर एंगल 90 के क्लोज होगी तो हाइट क्या बनती जाएगी, ज्यादा बनती जाएगी। उसके बाद जब हमने मैक्सिमम हाइट मालूम की मेरे बच्चे, तो मैक्सिमम हाइट किसके बराबर थी, वी नॉट स्क्वायर ओवर 2g एंड साइन स्क्वायर थीटा। हाइट मैक्सिमम और इनिशियल वेलोसिटी का आपस में क्या रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। एमसीक्यूज याद रखिएगा कि प्रोजेक्टाइल जो हाइट कवर करता है वो इनिशियल वेलोसिटी के स्क्वायर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर इनिशियल वेलोसिटी को डबल किया जाए तो डबल का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4, मतलब हाइट क्या हो जाएगी, क्वाड्रुपल। तो इसी तरीके के साथ अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी मालूम करना चाहूं तो स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट देंगे दोनों साइड्स, तो वी नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एच मैक्सिमम। तो जो वी नॉट है मेरे बच्चे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एच मैक्सिमम है, या जो हाइट है वो इनिशियल वेलोसिटी के स्क्वायर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर मैं दो वैल्यूज में इनको इन टर्म्स ऑफ रेशियो लिखूं तो मैं लिखूंगा h1 h2 अपॉन h1
इज इक्वल टू V2 अपॉन V1 होल स्क्वायर, क्योंकि H2 न्यूमरेटर में तभी V2 न्यूमरेटर में। और अगर इसको मैं लिखना चाहूं मेरे बच्चे तो V2 ओवर V1 इज इक्वल टू अंडर इंटीग्रल ऑफ H2 ओवर H1। तो इन तरीके के साथ हम इनकी कैलकुलेशंस को कर सकते हैं। नोट करें तो हम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल की तरफ जाना चाहेंगे। जी मेरे बच्चे, हम आज के लेक्चर की आखिरी पॉइंट की तरफ जाना चाहेंगे, रेंज कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल जो रेंज कवर करता है वो क्या होता है? कहता है कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। जो ज्यादा से ज्यादा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस प्रोजेक्टाइल कवर करता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रोजेक्टाइल की रेंज कवर करते हैं। जब हमने प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया तो वो कितना आगे की तरफ गया, इसको हम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल कहते हैं। कैलकुलेट करने का फार्मूला है V0² अपॉन G इंटू साइन थीटा। इसमें एमसीक्यूज याद रखिएगा कि रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इनिशियल वेलोसिटी के स्क्वायर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और V0 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ रेंज। ये सेम लॉजिक है जो पीछे बोर्ड मैंने हाइट पर समझाया था। साइन 2 थीटा किसके बराबर होता है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो दूसरा फार्मूला ये बन गया। अब V0 स्क्वायर को हमने तोड़ दिया V0 इंटू V0 में। एक V0 साइन थीटा के साथ ضرب दे दिया, एक V0 कॉस थीटा के साथ ضرب दे दिया। जब साइन थीटा के साथ ضرب दे देंगे तो वो बन जाएगा V0 y, मतलब y कंपोनेंट। जब cos थीटा से ضرب दे देंगे तो वो हो जाएगा x वाला कंपोनेंट। तो ये भी फार्मूला याद रखिएगा रेंज कैलकुलेट करने के लिए, 2V0y इंटू V0x ओवर g, जिसमें V0y क्या है? इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस, और V0x क्या है? इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस, डिवाइडेड बाय g दिया। मेरे बच्चे मैंने दो एमसीक्यू आपके सामने लिखे हैं। एक एमसीक्यू है एट व्हाट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल विल बी मैक्सिमम। तो मेरे बच्चे जो एंगल यूज हुई थी वो sin 2 थीटा थी, उसको हम 1 के बराबर कर देंगे क्योंकि मैक्सिमम है। साइन को उस साइड लेके जाएं तो 2 थीटा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स 1। साइन इनवर्स 1 कितना होता है मेरे बच्चे? 90 डिग्री। अगर आपको थीटा चाहिए तो 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, डिवाइड करेगा तो थीटा बराबर हो जाएगा 90 अपॉन 2। 90 अपॉन 2 मतलब 45 या पाई बाय 4। प्रोजेक्टाइल को जब 45 डिग्री पर लॉन्च करेंगे तो वो ज्यादा से ज्यादा रेंज कवर करेगा, मतलब ज्यादा से ज्यादा दूर जाएगा। शाहिद अफरीदी अगर चाहता है कि मेरे हिट करने से बॉल बाउंड्री लाइन क्रॉस कर जाए तो उसको वो एंगल चूज करनी पड़ेगी जो 45 हो या 45 के करीब हो। ठीक है, तो इसी तरीके के साथ नेक्स्ट एमसीक्यू कहता है फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंगल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल विल बी मोर। तो इसमें वो एंगल चूज करनी है जो 45 के क्लोज हो। 30, 43, 60, 15 कौन सी है मेरे बच्चे? 43 है। जैसे हाइट में लॉजिक समझाया तो यहाँ पर भी यही है। ये जो मैंने साइड पर चीजें बता दी यहाँ पर बता दूं, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर है। अगर इनको हम इन टर्म्स ऑफ रेशियो लिखते हैं तो R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1 होल स्क्वायर। अगर V0 की वैल्यू देखें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेंज है तो V2 ओवर V1 हो जाएगा अंडर इंटीग्रल R2 ओवर R1। तो ये कैलकुलेशन हुई रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल के ऊपर। मैं इस लेक्चर को यहीं पर ही फाइनलाइज कर लेता हूँ। ठीक है, मैं ट्राई करूंगा कि मैं इसका दूसरा पार्ट कल बना लूं। ठीक है, उसके बाद हम लेक्चर को 1-2 दिन के लिए स्किप आउट करें, मुझे आउट ऑफ सिटी जाना है। लेकिन अगर मैं नहीं कर सका तो इंशाल्लाह 2-3 दिन के बाद जब कंटिन्यू करेंगे तो यहीं से ही कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखें और अपनी पढ़ाई करते रहें। अल्लाह हाफिज।